हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरमान और मैं आप सभी का यूनिक सक्सेस पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यह हमारा चैनल चल रहा है 12th क्लास की बायोलॉजी, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में जनन के बारे में। हमने पढ़ा था कि जीवन अवधि क्या होती है, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। हमने अलैंगिक जनन को समझा था, लैंगिक जनन को समझा था। हमने ये भी समझ लिया था कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान क्यों होती है। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया था कि लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के समान क्यों नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि अलैंगिक जनन की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके कुछ उदाहरण। ठीक है, आज हम समझेंगे कि अलैंगिक जनन की असल परिभाषा क्या है, वो कितने प्रकार का होता है और उसके क्या क्या उदाहरण है, किस किस में होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन की परिभाषा, प्रकार तथा उदाहरण। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन की परिभाषा। ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। हम देखते हैं, प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई हो तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। समझे फ्रेंड्स, हर कोई जो जीव है वो जब बनता है तो वो एक कोशिका से ही बनता है। उन कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, वो कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाएं बनाती हैं और वो कोशिकाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और वो ऊतक, जिसको टिश्यू बोलते हैं, वो ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। वो और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और हमारे अंग तंत्र मिलकर हमारे पूरी बॉडी को बनाते हैं। इसी तरीके से हर एक जीव इसी तरीके से ही बनता है। हर एक जीव क्या होगा, उसके अंदर वो किससे बनेगा, एक ही कोशिका से। अगर वो एक कोशिका अगर एक ही जीव द्वारा प्रदान की गई है तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसके कहेंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा के अंदर, प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जीव द्वारा प्रदान की गई हो तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए फ्रेंड, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, हर किसी जीव का जो प्रारंभ, जीवन का जो प्रारंभ होता है वो एक कोशिका से ही होता है। और अगर ये एक कोशिका एक ही जीव द्वारा प्रदान की गई हो तो इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे लिखेंगे, इसका आगे अब हम लिखेंगे अलैंगिक जनन में बनी संतान अलैंगिक जनन में
बनी संतान आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। इसमें उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जीव द्वारा प्रदान की गई हो तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में बनी संतान आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से, इसका क्या मतलब हुआ? आकारिकी मतलब उसका शरीर और उसका आनुवंशिक मतलब उसके अंदर जो आनुवंशिक गुण हैं, अगर वो अपने जनक मतलब कि जो उसका जिससे वो पैदा हुई है अगर उसकी ही तरह है तो उसके समान होती है, उसके ही समान होती है। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो आकारिकी रूप से और आनुवंशिक रूप से भी अपने जनक के समान होती है। और अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। ओके फ्रेंड्स, ये पूरी डेफिनेशन है इसको आपको लिखना है। अब हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ ये पढ़ा है अलैंगिक जनन की परिभाषा। अब आगे देखते हैं हम इसके प्रकार, कितने प्रकार का ये होता है। फ्रेंड्स, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाइए और PDF डाउनलोड कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, हमने इसकी परिभाषा देख ली। अब देखते हैं हम प्रकार कितने, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है वो आपका कितने प्रकार का होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम अलैंगिक जनन के प्रकार। ओके फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ पढ़ेंगे जो मोस्ट है। पहला आपका आता है कोशिका विभाजन द्वारा। नंबर 1 है आपका कोशिका विभाजन द्वारा। पहला आपका आता है कोशिका विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। इसमें लिखेंगे हम, इसमें कोशिका विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है। क्या होता है इसमें जो कोशिका होगी, जो जीव की कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी? 2 भागों में बट जाएगी और नए जीव का निर्माण कर देगी। जैसे कि आपको होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका प्रोटिस्टा और यूनिरा। प्रोटिस्टा और यूनिरा जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बीच में से इक्वल विभाजित यानी कि बराबर विभाजित हो जाती हैं और नए जीव का निर्माण करती हैं। तो इसमें लिखेंगे हम इसमें कोशिका विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है। ठीक है, और इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण क्या है? आपका इसका उदाहरण है
प्रोटिस्टा और यूनेरा। प्रोटिस्टा और यूनेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? कोशिका के विभोजन द्वारा। उनकी कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं और नए जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, हमने पहला टाइप पढ़ लिया कोशिका विभाजन। अब दूसरा पढ़ते हैं हम मुकुलन। दूसरा आता है हमारा मुकुलन। इसमें क्या होता है? इसमें जीव के बाहरी सतह पर मुकुल बन जाता है जो वृद्धि करता रहता है। कुछ समय पश्चात ये अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। मुकुलन में क्या होगा? जो जीव होगा उसके शरीर के बाहर मुकुल बन जाएगा। जैसे कि इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई जीव है, ठीक है। अब इसके शरीर के बाहर कोई मुकुल बन जाए, कोई बर्ड बन जाए, ये बन गया। अब ये इसका मुकुल बन गया, ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा और ये बड़ा होता रहेगा। अब कुछ समय पश्चात ये इस तरीके से हो जाए, अब ये थोड़ा और बड़ा हो जाए। अब ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका ये मुकुल बड़ा होता जाएगा। जब इस मुकुल के अंदर इसका डीएनए पहुंच जाएगा तो ये मुकुल इसके शरीर से हट जाएगा और नए जीव का निर्माण कर देगा। ये होता है आपका मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में जीव के शरीर के बाहर मुकुल बन जाता है। ये मुकुल धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है और जब ये पूरी तरीके से ग्रो कर जाता है तो ये अपने जनक से, यानी जिसके ऊपर ये बना था, उससे अलग हो जाएगा और नए जीव का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे हम जीव के इसको मिटा लेते हैं ऊपर से। हमने हेडिंग डाली थी नंबर 2, मुकुलन। ये हमने हेडिंग डाली थी। इसके अंदर लिखेंगे जीव के शरीर, जीव के बाहरी सतह पर मुकुल बन जाता है जो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और कुछ समय पश्चात जीव के शरीर से अलग जनक के शरीर, ये बेहतर रहेगा, जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। देखिए फ्रेंड्स, मुकुलन में क्या होगा? कोई भी जीव होगा जिसके अंदर मुकुल से अलैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होगा? जीव की जो बाहरी सतह होगी उस पर कोई एक मुकुल बन जाएगा जो धीरे धीरे क्या करता रहेगा? बढ़ता रहता है और कुछ समय पश्चात जनक के शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, तो इसमें एक ही जनक के द्वारा नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण ये किस किस में होता है? मुकुलन जो है किस किस के अंदर पाया जाता है? ये आपका होता है यीस्ट और हाइड्रा में। इसके उदाहरण हैं यीस्ट और हाइड्रा। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा आता है नंबर 3 पे हम लिखेंगे पुनरुद्भवन।
फ्रेंड्स आप नोट की टेंशन ना लें, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा पुनरुद्ध भवन। नंबर 3 पे है हमारा पुनरुद्ध भवन। ये क्या होता है? जीवों के कटे हुए भागों से नए जीव बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई जीव ऐसे होते हैं जो कि अगर उनका शरीर किसी तरीके से कट जाए तो उनके शरीर का जो टुकड़ा कट कर अलग हो जाता है, वो कटा हुआ टुकड़ा नया जीव बना लेता है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम पुनरुद्ध भवन। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जीवों के कटे हुए भागों से नए जीव बन जाते हैं। इस क्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है? अगर जीव के शरीर का हिस्सा कोई कट जाता है तो उसमें जो हिस्सा उसका कटता है वो भी नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। और ये किस किस जीव में होता है? इसका उदाहरण है आपका प्लेनेरिया और अमीबा। कौन है इसका उदाहरण? लिखिए, उदाहरण लिखिए इसका उदाहरण है प्लेनेरिया एंड अमीबा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा अलैंगिक जनन की परिभाषा, उसके कुछ प्रकार और उसके कुछ उदाहरण। हमने 3 प्रकार पढ़े हैं इसका। पहला पढ़ा था हमने कोशिका के विभाजन द्वारा, फिर दूसरा पढ़ा हमने मुकुलन, और तीसरा पढ़ा हमने पुनरुद्ध भवन। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 ही बहुत हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगला आता है हमारा कायिक जनन। ये हमारा अलैंगिक जनन हो गया। ये किसके अंदर हुआ? ये जीवों के अंदर अलैंगिक जनन था। अब पढ़ेंगे हम कायिक जनन, मतलब जो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम बोलते हैं कायिक जनन। उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, कायिक जनन क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग है हमारी कायिक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगला है हमारा कायिक जनन। इसकी पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन, परिभाषा, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके प्रकार, फिर इसके बाद देखेंगे इसके कुछ उदाहरण। ठीक है, तो पहले हम इसकी हेडिंग डाल लेते हैं। कायिक जनन आपका होता क्या? पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे नंबर 1 पे लिखिए आप इसकी परिभाषा। क्या होती है इसकी परिभाषा? कायिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? प्लांट रिप्रोडक्शन। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? पादपों में कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। जो आपके पादप होते हैं, जो आपके पौधे होते हैं, उसमें उसके किसी हिस्से जैसे कि उसके जड़ से या उसके तने से या उसके पत्ती से कोई नया पादप बन जाए तो इस क्रिया को हम बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है, लिखिए इसके अंदर पादपों के कायिक भागों जैसे जड़, तना या
पत्ती के द्वारा होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है? जो आपके पादप होते हैं उसमें कायिक भाग, जैसे कि आपका जड़ होता है, तना होता है, ये पत्ती, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों से भी नया पौधा बन जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलियम, उसकी जो पत्ती अगर कहीं पर गिर जाए तो वो नया पत्ता, नया पेड़ बना लेती है। तो ऐसे इनके कायिक भागों से अगर जनन हो रहा है तो उस क्रिया को हम बोलते हैं कायिक जनन। इसके आगे थोड़ा और लिखिए। कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचनाओं को कायिक प्रोपेग्यूल कहते हैं। कायिक कहते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है तथा इससे बनी संतान को किलोन भी कह सकते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इससे बनी संतान को किलोन भी कह सकते हैं। देखिए, पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती के द्वारा होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचनाओं को कायिक प्रोपेग्यूल कहते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, एक ही जनक भाग ले रहा है, इसलिए यह आपका अलैंगिक जनन भी इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको इस तरह से बोल दें कि पौधों में अलैंगिक जनन, तब भी उसकी डेफिनेशन यही होगी। और इसमें जो संतान बनती है उसको हम किलोन कह सकते हैं। किलोन क्यों कह सकते हैं ये भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो जनक है वो एक है, इसलिए इसके अंदर जो गुण होंगे, जो इसका जो शरीर होगा और इसके जो अनुवांशिक पदार्थ जो होगा वो सेम टू सेम अपने जनक के जैसा होगा, इसलिए हम इसमें बनी संतान को किलोन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसकी परिभाषा देख ली, अब देखेंगे इसके प्रकार, ये कितने प्रकार का होता है। अब लिखते हैं, इसकी अगली हेडिंग है ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कायिक जनन के प्रकार। लिखेंगे इसके अंदर, कायिक जनन प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन कृत्रिम रूप से भी कायिक जनन कराया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम रूप से भी कायिक जनन
कराया जा सकता है। ठीक है, आपका कायिक जनन जो होता है वो प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं हम नंबर 1 देखेंगे इसका प्राकृतिक रूप। प्राकृतिक कायिक जनन नंबर 1 है आपका प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें लिखेंगे स्वतः ही पौधों के भाग अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। क्या होगा इसमें स्वतः यानी खुद ही खुद पौधे का कोई भी भाग उसमें, जैसे कि हवा वो चले या ऐसे ही टूटकर पत्ती वगैरह उसकी गिर जाए, तो उससे क्या होगा, उससे नया पौधा बन जाएगा और इसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, और ये किस किस के अंदर होता है? उदाहरण के लिए इसका उदाहरण है, उदाहरण होगा इसका भूमिगत तने द्वारा। नंबर 1 भूमिगत तने द्वारा और नंबर 2 होगा आपका अर्धवायवीय और नंबर 1 है आपका इसका भूमिगत तने द्वारा और नंबर 2 है इसका अर्धवायवीय। ठीक है, ये हो गया आपका कायिक जनन। कायिक जनन में हमने इसकी पहले डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके बाद हमने इसके प्रकार देखे और प्रकार में हमने एक पढ़ा प्राकृतिक कायिक जनन और उसके उदाहरण देखे। अब देखेंगे हम दूसरा कौन सा देखेंगे? हमने प्राकृतिक देख लिया, अब देखेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कैसा होता है? कृत्रिम का मतलब कोई इंसान, किसी इंसान के द्वारा किस तरीके से होगा ये। ठीक है, नंबर 2 है इसका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन ये क्या होता है? इसमें लिखेंगे मानव द्वारा किसी पौधे का अंग काटकर नया पौधा उत्पन्न कराना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम क्या होगा? कृत्रिम यानी जो इंसान के जरिए कराया जाए, मानव के द्वारा किसी पौधे का कोई अंग काटकर, जैसे कि होता है ना कलम द्वारा नया पौधा बनाना, और दूसरा होता है आपका दाब द्वारा, जब कलम बनाते हैं ना, जो गुलाब का पौधा होता है उसकी कलम बनाकर उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसके ज़रिए नया पौधा बन जाता है। और कभी कभी जो शकरकंद होता है जो आपका, उसमें उसकी बेल को ही पकड़कर अलग जगह दबा देते हैं और वहीं से उसका नया पौधा बन जाता है, उसे बोलते हैं दाब द्वारा। तो ये आपका कृत्रिम कायिक जनन होता है 2 तरह से। नंबर 1 होगा आपका कलम द्वारा और नंबर 2 होगा आपका दाब द्वारा। कलम द्वारा में क्या होगा? इसमें किसी भी पौधे को काटकर कलम की तरह बनाया जाता है और उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, उससे नया पौधा बन जाता है। और दाब द्वारा में क्या होता है? दाब में
क्या करेंगे, किसी भी पौधे के तने को या किसी पत्ती किसी उसकी टहनी को पकड़ के क्या करेंगे, उसको ज़मीन में दबा देंगे और वहीं से उसका नया पौधा बन जाता है, फिर उसको वहीं से काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, ये था आपका कायिक जनन जो हमने पूरा पढ़ लिया। हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली, इसके प्रकार भी लिख लिए और इसके कुछ उदाहरण भी लिख लिए। अंडरस्टैंड। अब हमारा अगला आता है लैंगिक जनन। ये हमने अलैंगिक जनन का पूरा पढ़ चुके हैं हम। अलैंगिक जनन हमने पौधों में भी देख लिया, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन बोलते हैं। और हमने जीवों में भी देख लिया, जीवों में हमने 3 तरह का पढ़ा था हमने कोशिका विभाजन द्वारा, फिर दूसरा पढ़ा था मुकुलन, फिर तीसरा पढ़ा था पुनरुत्भवन। होता था और भी बहुत सारा, खंडी भवन होता है और बीजाणु जनन भी होता है, होता बहुत सारा, लेकिन हमने 3 टाइप दिखे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम पहले पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन आपका होता क्या, फिर इसमें होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 घटनाएं होती हैं, एक तो होती है आपकी निषेचन पूर्व घटना, दूसरी होती है आपकी निषेचन और तीसरी होती है निषेचन पश्च घटना। ये 3 घटनाएं पढ़नी है, उसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं हम आपका लैंगिक जनन क्या है और इसकी परिभाषा। ओके, तो लैंगिक जनन की हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले लिखते हैं हम इसकी परिभाषा। परिभाषा में लिखेंगे हम, जब जनन प्रक्रिया में 2 विपरीत जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन मैंने आपको शुरू में ही बताया था, पहली वीडियो में कि बताया था, उसमें 2 विपरीत जनक होंगे, भिन्न भिन्न जनक होंगे, 2 भिन्न भिन्न जीव होंगे, एक आपका नर होगा तो एक दूसरा आपका मादा होगा, ये दोनों उसमें भागीदारी होते हैं और इस तरह से जो जनन होता है उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए ये समझिए, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन जो होता है वो दो तरह का होता है। आपको पता होगा गुणसूत्र जो होते हैं वो मनुष्य में कितने होते हैं, मानव के अंदर गुणसूत्र होते हैं 46 2n द्विगुणित। देखिए इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन क्या होता है। एक तरफ देखते हैं हम अर्धसूत्री और एक तरफ देखते हैं हम समसूत्री। देखो अर्धसूत्री विभाजन जो होगा ये आपका लैंगिक जनन में पाया जाता है। लैंगिक जनन में किस में होता है ये, लैंगिक जनन में। और आपका समसूत्री विभाजन जो होता है, ये वह समसूत्री विभाजन ये आपका होता है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में आपके 2 जनक होते हैं, एक तो आपका होता है नर, एक आपका होता है नर और दूसरा होता है आपका मादा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले इनके युग्मक बनते हैं, नर और मादा के पहले युग्मक बनते हैं और युग्मक जो बनते हैं उसमें जो विभाजन होगा वो अर्धसूत्री होगा, मतलब उनके जो गुणसूत्र होंगे वो आधे आधे हो जाएंगे। नर के गुणसूत्र भी आधे हो जाएंगे और मादा के गुणसूत्र भी आधे हो जाएंगे और उनसे बनेगा युग्मक। नर के युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं और मादा के युग्मक को अंडाणु या अंडा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन समसूत्री में जो होता है, इसमें अलैंगिक जनन में जो होता है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब है इनमें गुणसूत्र जितने जनक में, इसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है और उसके पूरे के पूरे गुणसूत्र उसके युग्मक में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा आपका, इसमें मान लीजिए नर के अंदर 2n गुणसूत्र हैं और मादा के अंदर भी 2n गुणसूत्र हैं। ठीक है, जब इनके युग्मक बनेंगे तो इसके जो गुणसूत्र होंगे अर्धसूत्री मतलब आधे हो जाएंगे। आधे 2n का आधा कितना होगा, n। ऐसे ही इसके गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। ये अब इनके युग्मक बन गए। अब ये युग्मक आपस में क्या करेंगे, ये फ्यूज होंगे, ये संलयित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब नर और मादा आपस में मिलेंगे तो इनके जो गुणसूत्र हैं ये मिल जाएंगे और n फिर से वापस से मिलकर कितना हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, आधे गुणसूत्र तो जो लैंगिक जनन के अंदर जो संतान होती है उसमें आधे गुणसूत्र आपके नर के होते हैं और आधे गुणसूत्र मादा के होते हैं। इस तरीके से n इससे आएगा और संतान के अंदर जो गुणसूत्र आएंगे वो
2n आएंगे। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री में एक ही जनक होता है, इसमें जनक इसमें एक ही होगा, उसके अंदर गुणसूत्र होंगे 2n। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री मतलब जितने गुणसूत्र इसके जनक में होंगे उतने ही गुणसूत्र उसके युग्मक में आएंगे। इसका जो युग्मक बनेगा उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होगी, क्योंकि इसके अंदर जो विभाजन होगा वो समसूत्री होगा। अलैंगिक जनन के जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है, और लैंगिक जनन में जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है। ठीक है, इसलिए जो लैंगिक जनन में है उनकी जो संतान आती है वो अपने जनकों से भिन्न होती है, उनके अंदर